नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा समाचार में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जुड़े संकल्प को राज्यसभा से मंजूरी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी उच्च सदन से पारित। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने का प्रावधान। जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक उच्च सदन में ध्वनिमत से पारित। घाटी में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिल सकेगा 10% आरक्षण। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, धारा 370 के चलते गरीबी में जीने को मजबूर रहे घाटी के लोग। और समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र सिंह नागर, संजय सेठ और कांग्रेस के भुवनेश्वर कालिता ने छोड़ी राज्यसभा की सदस्यता। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन को दी इस्तीफा स्वीकार किए जाने की जानकारी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश को लेकर संकल्प पेश किया, जिसके मुताबिक अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर इस अनुच्छेद के सारे खंडों को हटा दिया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे वो अब खत्म हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने संबंधी संकल्प पर चर्चा का जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के शरणार्थी आए उन्हें आज तक नागरिकता नहीं मिल पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाया और भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र परकोलेट नहीं हुआ। 370 और 35 के कारण भ्रष्टाचार बड़ा फला फूला, बड़ा पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। 370 और 35 के कारण ही गरीबी घर कर पूरे देश के अंदर विकास दिखाई पड़ता है। घाटी के गांवों को देखते हैं तब हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद ये क्यों गुर्बत में जी रहा है, क्यों गरीबी में जी रहा है। मान्यवर, वहां के आरोग्य को भी इतनी सुविधाएं नहीं मिली, आरोग्य की भी, उसका कारण भी 370 है। विकास नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक भी 370 है। शिक्षा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, इसका भी कारण 370 है। ये 370 मान्यवर महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी 370। मैं देख रहा हूं अभी सामने, मगर मैं सब चीजों का डिटेल जवाब देना चाहता हूं मान्यवर। सबसे पहले मैं लोकतंत्र की बात करूंगा। इस देश के अंदर संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आया, मगर चूंकि 370 थी वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने से जुड़े प्रावधान वाला बिल भी पारित हो गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही उसे मिला विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया है। अब जम्मू कश्मीर का 2 भागों में बंटवारा कर दिया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी सदन में पेश किया।
गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने में कोई मदद नहीं मिली। ये जो जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन तथा जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 नाम को में पुरस्कृत किया है। संघ सरकार ने भारत के संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव लेकर मैं आया हूं। राष्ट्रपति का आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35A राज्य के लोगों की पहचान और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित था। अनुच्छेद 35A के खत्म होने से राज्य के स्थायी निवासियों की दोहरी नागरिकता भी अब खत्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं राज्यसभा में बीएसपी, बीजेडी, आम आदमी पार्टी, वाईएसआरसीपी और एआईएडीएमके ने सरकार के फैसले का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस, टीएमसी समेत कुछ पार्टियों ने विरोध किया, तो वहीं जेडीयू ने सदन से वॉकआउट किया। $47 से ही दुनिया का चर्चा में बने रहा और देश की चर्चा का विषय हमेशा बनता रहा। तो मैं नहीं सोचता कि दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, कितना भी अक्लमंद आदमी हो, उसने कभी, और कश्मीर में कितना भी एक्सपर्ट, कई एक्सपर्ट्स हैं कश्मीर में हिंदुस्तान से ज्यादा विदेशी मुल्कों में, शायद उनमें से किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इन 4-5 चीजों में से एक नहीं, 4 की 4 चीजें एक ही ऑर्डर में यहां माननीय गृह मंत्री जी पढ़ेंगे। मुझे लगता है आज सही अर्थ में जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बना, आज बना। हम हमेशा कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वाज इट रियली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? इस देश का संविधान वहां लागू नहीं हो पाएगा। एक भारत का नागरिक वहां जमीन नहीं खरीद कर पाएगा। और हम कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री को कि आज सही अर्थ में इन रियल सेंस ऑफ द टर्म जम्मू एंड कश्मीर बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया टुडे ओनली। Today they came for the Kashmiris and I said, oh, I'm not a Kashmiri, so I won't stand up. No sir, we will stand up, because then when they come for me there will be no one to stand up. चुनाव में आपको लाभ हो चाहे देश का कितना ही नुकसान हो, दिस इज योर प्रिंसिपल, और इसी आधार पे आगे भी आप करेंगे, मैं जानता हूं काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो आप ये बिल लाए हैं इसका विरोध करता हूं। 370 को हटाने का मतलब है एक भस्मासुर को खत्म करना, एक शैतान को खत्म करना, एक कलंक को नष्ट करना, जो 70 साल से ये देश ये संविधान लेकर जी रहा था। मैं गृह मंत्री जी को ये कहना चाहता हूं, देश तो खुश है, लेकिन आज वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे भी स्वर्ग से आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख देश का अभिन्न हिस्सा है। धारा 370 हटाना देश हित का मामला है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हमेशा देश हित के मामलों में सबसे आगे रहती हैं। अलगाववाद, आतंकवाद का हमेशा हम विरोध करते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी आज इस बिल का समर्थन करती है। देश के जितने भी माइनॉरिटीज के लोग होंगे, दलित होंगे, बैकवर्ड होंगे, जो देश के और कोनों में रहते हैं, जो ज्यादा संख्या में हैं, खास तौर से माइनॉरिटी मुस्लिम्स,
उनका अब एक राइट मिल जाएगा कि वो जम्मू कश्मीर में जा करके वहां पर प्रॉपर्टी बना सकते हैं, वहां के बाशिंदे कहलाएंगे। Sir, it is a great privilege and honor to speak on this very important bill subject which has been pinching this country for the last many years. And we hats off to the Home Minister, Honorable Home Minister and the Prime Minister for their vision, and this will completely solve the problem of Kashmir. The life of the Kashmiri people, the future of Jammu Kashmiri people, the future of Ladakh people is in danger. The constitution is danger. आज हमने मुआफी के साथ कहता हूं कश्मीर के पैलेस्टीन बनने का रास्ता खोल दिया है सर। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 5 साल बाद आप मुझे मानोगे, आप नैरेटिव चला रहे हो, चलाओ, लेकिन कोई भी नैरेटिव इस मुल्क में अमृत पी के नहीं आया। हमने पुराने नैरेटिव खत्म होते देखे हैं। Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the state referred to in clause 2 shall be necessary before the President issues such a notification. Sir, the legislature is not there, sir. It is only the President rule. If at all it has to be done, it is only with the consent of the state legislature. We are a part of a global world. India today is a part of a global world. And we have no right absolutely to deprive Jammu and Kashmir being a part of this global world. So we only hope that the government takes care that there is no backlash, there is no bloodshed. We hope that this step will ensure peace for the state of Jammu Kashmir and its people. If you know what you're doing, do it. But please remember, you will bear responsibility for the catastrophic consequences of this action. I stoutly oppose what the government is doing, and we will sit here, listen to you. No investments are happening in Jammu and Kashmir. Please. Unless we take this step, which I'm very grateful that the Prime Minister has guided us and the Home Minister has brought up this amendments. With this development, I am sure the true development and integration of Jammu and Kashmir will happen now onwards. राज्यसभा में सोमवार को समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र सिंह नागर, संजय सेठ और कांग्रेस के भुवनेश्वर कालिता के इस्तीफे की घोषणा की गई। राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सुरेंद्र सिंह नागर, संजय सेठ और भुवनेश्वर कालिता के इस्तीफे के बारे में सदन को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन सदस्यों ने 2 अगस्त को अपने अपने इस्तीफे दिए, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे सुरेंद्र सिंह नागर का कार्यकाल 4 जुलाई 2022 तक था। संजय सेठ सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे। राज्यसभा में उनका कार्यकाल भी 2022 तक था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज सदन में संसद भवन के 92वीं वर्षगांठ को लेकर एक बयान दिया। सभापति ने सरकार से संसद भवन परिसर को आधुनिक बनाने की अपील की। माननीय सदस्यगण, भारतीय गणराज्य का सबसे बड़ा मंदिर है यह संसद भवन अपने 92 स्वर्णिमा वर्ष पूरा कर चुका है। विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र के इस मंदिर के भवन से सभी राजनीतिक निर्णय लिया जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकतंत्र के बढ़ते स्वरूप ने देश की इस सबसे पवित्र और महान धरोहर का उत्तरदायित्व भी बढ़ाया है और इससे देश की अपेक्षाओं का विस्तार भी किया है। ऐसे में यह हम सबकी आकांक्षा है कि विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र और सबसे विशाल लोकतंत्र का संसद भवन सबसे भव्य और सबसे आकर्षक बने। और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, सरकार से, हम सबके ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष की 2022 तक पूरा होने पर नव भारत के उनके संकल्पों में संसद भवन का विस्तार और आधुनिकीकरण को भी सम्मिलित किया जाए। राज्यसभा समाचार में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।